मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए आपका मेजबान आजाद खालिद हाजिर है, वो बेहद अहम है। क्या किसान नेताओं के साथ अब ऐसी बात की जाएगी कि उनको जानवरों से एक तरह से मुकाबला किया जाएगा और कहा जाएगा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और आप जाते रहते हैं? यह बयान किसका है? उसी शख्स का है जिसको लेकर अगर आप बात करेंगे, किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की एक तरह से मौत की बल्कि हत्या के जिम्मेदार शख्स के पिता का ये बयान हम आपको सुनवाएंगे और इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहां पर क्या सोने का एक तरह से प्रोविजन है, क्या वहां पर सो सकते हैं। और अगर बात करें किसी सरकारी कर्मचारी जो कि महिला है और उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है तो उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, इस पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नारी शक्ति के नारे में कितना दम है। इसके अलावा आज हम आपसे एक और खास मुद्दे पर बात करेंगे। कृषि प्रधान देश है हमारा देश और इसमें पशुधन की अलग अहमियत है पौराणिक काल से ही, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर भले ही कितने संगठन बन गए हों, लेकिन अब गायों के अंदर एक ऐसी बीमारी आई है, लंपी स्किन डिजीज, जिसके बारे में हमने बात की है गाजियाबाद के जिला प्रशासन से और खास तौर से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर गाजियाबाद में लंपी स्किन डिजीज के हालात क्या हैं। इन 3 मुद्दों पर आज बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आवाज और मजबूत हो सके। बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हूँ। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप में जलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये बयान है उस शख्स का जो कि किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आया। लखीमपुर के अंदर दर्जनों किसानों की मौत हुई, गाड़ी चढ़ा दी गई और जिस शख्स का नाम उन आरोपों में आया और जिसकी गिरफ्तारी बाद में काफी दबाव के बाद कथित तौर पर की गई, उसी शख्स के पिता जो कि मंत्री भी हैं, उन्हीं का ये बयान है। और वो क्या कह रहे हैं जरा आप गौर से सुनिए। वो किसको कुत्ता कह रहे हैं, किसकी जो है एक तरह से मिसाल देकर बताना चाह रहे हैं और किस किस का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकैत को मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता, यानी किसान नेताओं के बारे में उनके क्या विचार हैं आज भी, जबकि उनका बेटा जेल में है और काफी सुर्खियां वो बटोर चुके हैं। बावजूद इसके क्या कह रहे हैं अजय मिश्र टेनी, आप भी सुनिए। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। वो कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। मंत्री जी हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये सब आपने देखा, ये बयान किसके बारे में कह रहे हैं आप सुनिए। चाहे जितने राकेट टिकैत जितने आवे, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जांच के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी मांग है कि इस वीडियो की सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। हमने इसको इसलिए दिखाया क्योंकि ये वो शख्सियत है, ये वो व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे विवाद में किसानों से जुड़े रहे, किसानों के विवाद से जुड़े रहे। हम हालांकि उनके इस बयान की एक तरह से तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि अगर जनता का समर्थन और जनता की ताकत किसी को मिल जाए तो यकीनन वो ताकतवर हो जाता है। यही बात अजय मिश्र टेनी अपनी जनता से, अपने लोगों से कह रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा अहंकार निकाल दिया जाए तो यकीनन ये बेहतर नेता
हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सरकारी ऑफिस, उस जमाने में करोड़ों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग की एक तरह से नींव रखी गई और इस बिल्डिंग को बनाया गया, लेकिन क्या ये सरकारी कामकाज करने के लिए और जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए बना है या फिर लोगों के आराम करने के लिए, ये हम नहीं कह रहे। ये लोगों का आरोप है। और गाजियाबाद के अंदर जो राज्य कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, उन्होंने वीडियो शेयर भी किया है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि सरकारी ऑफिस के अंदर कर्मचारी अधिकारी सोते पाए गए। आप जरा इस वीडियो को देखिए और उनका जवाब भी सुनिए। वीर सिंह जी, ऑफिस टाइम में सो रहे हो? ऑफिस टाइम में सो रहे हो? ऑफिस टाइम में सो क्यों रहे हो? तबीयत खराब बताइए। क्या हो गया? बताओ ना। हुआ क्या है तो बताइए। तबीयत खराब है तो फिर ऑफिस से नहीं आना चाहिए था। नहीं बता दो ना क्या बात है। अभी सुबह के हाँ। 11:30 बज रहे हैं। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ तबीयत खराब है बताओ। जी हाँ, ये वीडियो है यहाँ के सांख्यिकी अधिकारी वीर सिंह जी का। ये ऑफिस में सो रहे थे। हालांकि उनका कहना यह है कि वो थक गए थे, उनकी तबीयत खराब थी। हमने इस बारे में जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना था, ये भी आप सुन लीजिए। हम लोग यहाँ पे जो 1:30 बजे तक हम लोगों ने काम करा, समझे, 11 तारीख को, है नहीं। फिर 12 तारीख को जो विशेष सचिव मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेटर आया, एक सूचना जानी थी। फिर अगले दिन भी हम लोग जो रात के 10 बजे तक बैठ कर सूचना कलेक्ट करी। उसके बाद भी 19 तारीख का वो था छुट्टी में हम 8 बजे से 3:30 बजे तक बैठे, क्योंकि वो सूचना कमिश्नर साहब के यहाँ जानी थी। तो आदमी लगातार बैठ रहा, टाइम बैठ रहा। उस दिन मेरी सुबह से ही तबीयत खराब थी वैसे, लेकिन काम की वजह से, क्योंकि छुट्टी तो मिलनी नहीं है, तो उस वजह से हम लोग आए हुए थे। तो केवल 10 ही मिनट होंगे। ये थे श्री रितेश कुमार है, अपर सांख्यिकी अधिकारी, ये खुद मेरे कमरे में बैठे हुए थे, समझे। और भी थे, पीरियड भी थे। वैसे नियमानुसार सो सकते हैं, नहीं सो सकते? नियमानुसार सो नहीं रहे थे, केवल लेट गए थे, और केवल 10 मिनट हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के जो संघ के अध्यक्ष हैं, उनका इस बारे में कहना यह है कि कोई प्रोविजन ऑफिस में सोने का नहीं है। कार्यालय में सोने के ये पुराने आदि हैं और वर्तमान में भी इनका बिस्तर कार्यालय में पड़ा हुआ है। मेरा सीधा कहना यह है कि जब अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आ गया है, उसके बावजूद भी बिस्तर अभी तक भी वहां मौजूद है। किस शासनादेश, किस नियम के तहत वो बिस्तर है, समस्या परे की बात है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा गंभीर बात की बात आप करते हैं। ये गंभीर बात है कि सरकारी ऑफिस के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर अगर किसी महिला का शोषण हो, उसके साथ यौन पीड़न हो या कोई ऐसी शिकायत आए, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ की एक कर्मचारी है, महिला कर्मचारी, उन्होंने इन्हीं सज्जन पर यानी सांख्यिकी अधिकारी के ऊपर एक आरोप लगाया है कि उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। क्या कह रहे हैं राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवव्रत, पहले आप ये सुन लीजिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है नारी शक्ति। 15 अगस्त में भी आपने देखा होगा कि लाल किले से भी बात हुई है, तो नारी शक्ति की बात की गई है। बात करते हैं बिल्कुल जमीनी सच्चाई की। गाजियाबाद का जिला प्रशासन का कार्यालय, यहां पर एक शिकायत आई। एक यहां पर काम करने वाली महिला कर्मचारी ने बड़े गंभीर आरोप अपने सीनियर्स पर, अपने ऑफिसर पर लगाए। लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर जो हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन पहले प्रकरण क्या है पहले जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवव्रत चौधरी जी, जो कि कर्मचारियों के नेता भी हैं और अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। महिला उत्पीड़न के भी आरोप हैं जो जांच प्रचलन में है। क्या मतलब उसके अंदर जांच में क्या लग रहा है कि बचाव किया जा रहा है या क्या जांच प्रभावित की जा रही है या जांच हो ही नहीं रही है? नहीं, जांच तो चली रही है, लेकिन अब बताइए, जो 10 से 12 तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जन सुनवाई आप करेंगे, और 11:30 बजे ये दिन निकलते ही सो रहे हैं और कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब इसके बारे में आगे मैं क्या कहूं। महिला उत्पीड़न के मामले पे क्या कहेंगे आप? अगर कोई जांच नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, आगे कोई आंदोलन? महिला पुराने 2 साल से इससे उत्पीड़ित है।
फिर तब ये संघ के पास आई हैं, तब ये संघ ने इनकी बात को आगे बढ़ाया। अगर जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, संघ कोई आगे एक्शन नहीं, पहले भी लीपापोती होती रही है, अब आगे देखते हैं। फिर अगर वही रवैया रहा तो और जो आगे संगठनात्मक निर्णय है वो लेने पड़ेंगे और आगे उच्च शासन में या उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। कोई प्रोटेस्ट, कोई लोकतांत्रिक तरीका या वो सिर्फ कंप्लेंट या कोर्ट जाना या नहीं, वो तो जो हम संगठन का काम होता है संगठन तो करेगा ही। बैठक बुलाएंगे, उसमें आम निर्णय से जो सहमति बनेगी उसके अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन जब हमने इस बारे में आरोपित शख्स यानी सांख्यिकी अधिकारी से बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। उनका कहना था कि ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है और एक मामले में उनसे लाभ लेने के लिए या फिर सेटलमेंट करने के लिए उनको एक तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये एक दबाव की राजनीति है। क्या कहा वीर सिंह जी ने अपने बारे में, जरा ये भी सुन लीजिए। और आपके खिलाफ शिकायत प्रचलन में है, किसी महिला ने कोई उत्पीड़न की कोई शिकायत करी है? कोई वो नहीं है, कोई कर रहा है, केवल एक फिक्सेशन का मैटर है। वो जो उसमें 1/1/2016 को जो फिक्सेशन कनिष्ठलिपिक पर होना है उसमें ये है कि मान लीजिए अगर कोई फिक्सेशन जिसका हो चुका है अगर उन्हें कराना चाहता तो उसमें यह है कि वित्त विभाग का जीओ है 13 अप्रैल 2020 का। उसमें यह है कि शासनादेश जारी होने के 1 माह के अंदर अपना वो जो विकल्प दे सकते हैं, समझे। अब वो विकल्प 2 साल बाद दिया गया है, तो जब नियमानुसार नहीं है तो वो नियमानुसार नहीं होता, ठीक है। और कोई उसमें कोई प्रकार नहीं। तो जो शिकायत कर रही है महिला, वो शिकायत है या दबाव बनाने की बात है? आपका दबाव बनाने की है। एक वो देवव्रत चौधरी हैं, वो बार बार मेरे ऑफिस में भी आते हैं, बार बार मैंने पहले भी लिख के दिया है, वो बार बार मुझसे दबाव बना रहे, टोंटिंगबाजी कर रहे, मैंने पहले भी लिख के दिया है। वो केवल दबाव बनाने की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने उसमें डिसीजन भी कर दिया है कि भाई वित्त विभाग का ये जीओ है और इसके तहत जो है केवल 1 माह के अंदर आपको अपना विकल्प देना था। 200 साल बाद दे रहे हैं, फिर मान लीजिए 2 साल बाद दे रहे हैं, दूसरा कर्मचारी भी कहेगा, फिर और भी सारे कर्मचारी कहें। जब मान लीजिए भाई हम ये कह रहे हैं अगर किसी को लाभ लेना है तो उसको कर्मचारी अधिकारी को जागरूक खुद होना चाहिए ना, कि मान लीजिए भाई ये शासनादेश है। बहरहाल आरोप गंभीर है, समस्या भी गंभीर है और अगर बात करें कि नारी शक्ति या फिर इस तरह की चीजें, उसको लेकर ये मामला बहुत गंभीर है। लेकिन इस बारे में चूंकि जांच डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को सौंप दी गई, हमने इस बारे में जब उनसे बात की तो उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। विकास भवन में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है, जिसे कहना चाहिए यौन उत्पीड़न का आरोप है। क्या है ये मामला? जी, जनपद गाजियाबाद में विकास भवन में तैनात एक जिला स्तरीय अधिकारी के खिलाफ उनके अधीनस्थ महिला कर्मचारी द्वारा आरोप लगाकर शिकायती पत्र का प्रेषण किया गया है, जिसकी स्थानीय परिवार समिति के माध्यम से जांच की जा रही है। जांच की कार्रवाई भी प्रचलित है। क्या ऐसे मेजर्स हैं जो मतलब वर्क प्लेस पे जैसे गाइडलाइंस हैं कि यौन उत्पीड़न ना हो, उसको फॉलो करने के लिए या फॉलो किया जा रहा है या आगे कोई रणनीति बना रहे हैं? भारत सरकार के द्वारा 2013 में एक अधिनियम पारित किया गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। उसके तहत प्रत्येक कार्यालय में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर एक आंतरिक परिवार समिति बनती है जो इस तरीके के मामलों को रोकथाम के लिए इनकी शिकायतों को लेती है। इसी तरीके से अगर किसी कार्यालय अध्यक्ष के खिलाफ कोई शिकायत करता है, कोई महिला शिकायत करती है, उसकी अधीनस्थ महिला, तो उसके लिए स्थानीय परिवार समिति बनी है। तो जैसे ये प्रकरण था, इसमें कार्यालय अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत आई थी, तो इसकी जांच स्थानीय परिवार समिति के द्वारा की जाएगी। एक चीज, लास्ट सवाल, ऑफिसेज में बेड लगा के कुछ इस तरह की चीजें, ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता फैमिली टाइप, क्या ये एज पर रूल है या नॉर्म्स कहीं वायलेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो कोई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी कार्यालय में बेड लगाने की तो व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई प्राविधान है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि जो का अधिकारी कोई सीढ़ी वगैरह लगा के रेस्ट रूम तरह के बनाया हो, लेकिन सामान्यतः हमारे विकास भवन में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। और अब बात करते हैं उस नाम की जिसके ऊपर देश में राजनीति हो रही है, गौवंश। राजनीति चमकी,
देश में हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन गाय के नाम पर राजनीति हुई। लेकिन आज लंबी स्किन डिजीज से गायें प्रभावित हैं। हरियाणा में तो पैंट में भी पाबंदी लगा दी गई है। इस बारे में हमने जब गाजियाबाद के मुख्य पशु अधिकारी, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे बात की, उसके अंश, उसका हिस्सा आपको सुनवाते हैं। लिए चलते हैं सीधे गाजियाबाद के जिला प्रशासन ऑफिस। पूरे देश में अगर बात करें, गौ माता को लेकर राजनीति बहुत होती है। खासतौर से अगर बात करें गाय को लेकर, पूरे देश में कृषि प्रधान हमारे देश में गाय की महत्ता अलग है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गाय को लेकर राजनीति हुई, नई नई चीजें आई, अब एक नई बात और गाय को लेकर जुड़ गई है। लंपी स्किन डिजीज गायों के अंदर हो रही है। सरकार चौकन्नी है। हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा अपने यहाँ जो पैंट है उन पर भी पाबंदी लगा दी। उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। गाजियाबाद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आपके प्लानिंग में है, कैसे इससे काबू पाया जाएगा, क्या आप लोग कर रहे हैं? जी, गाजियाबाद जनपद में लंपी स्किन डिजीज के बहुत ही स्पोरेडिक केसेस मिले हैं। यहाँ संक्रामकता उतनी नहीं है और हमारी निगरानी टीमें गठित कर दी गई हैं पूरे जनपद में, जो ग्रामों में घूम करके पशुपालकों को जागरूक कर रही हैं और उनका बचाव हेतु निर्देश जो भी भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें जारी किए गए, उसका अक्षरशः पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में कोई भी पशु बाजार नहीं लगता है और जो आवागमन है उस पर भी हमने निगरानी टीम बैठाई हुई है अपनी। ये हम सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरी तरीके से जागरूकता अभियान हमने इस संबंध में चला रखा है। डॉक्टर साहब, जागरूकता को लेकर एक शब्द है, लेकिन असल में जागरूक होने की जरूरत क्या है? कहाँ से आ रही है बीमारी? कुछ आपने सरकारी तौर पर कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी चीज हो जो किसानों को बताई जाए? ये असल में हमारे प्रदेश में अभी जल्दी में आई है और हमारे पड़ोसी राज्यों में जैसे राजस्थान और पंजाब में ये पहले से चल रही थी बीमारी। क्योंकि वायरल डिजीज है, स्प्रेडिंग थ्रू एयर भी हो जाता है वायरस का, तो उस नाते और मूवमेंट भी एनिमल्स का रहता है स्टेट टू स्टेट, तो उस कारण से ये बीमारी यूपी में भी कुछ जनपदों में है। हमारे गाजियाबाद में तो बहुत ही रेयर है, जो तो 3-4 केसेस मिले हैं, उनमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हम लोग दे रहे हैं और वो रिकवरी की स्टेज में आ गए हैं। बाकी इसके लिए हम और आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल कलेक्शन करके IVRI बरेली भिजवाए जा रहे हैं और जो भी उनका परिणाम आएगा उस हिसाब से हम और रणनीति तय करेंगे। डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में खासतौर से गाय को लेकर सरकार भी गंभीर है, गौशाला को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर आप कितने तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं? किसान कैसे ये माने कि सरकार भी तैयार है, हमारी मशीनरी भी तैयार है? निसंदेह हम लोगों की तैयारी पूरी है। गौशालाओं का जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमारे सभी पशु आज की तारीख में स्वस्थ हैं। प्रतिदिन हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं और हमारे जो संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वहाँ निरीक्षण करते हैं जाकर के। और मुझे अभी तक कोई गौशाला में किसी भी गोवंश के लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित होने का कोई सूचना नहीं मिली है। जबकि मेरा ये निर्देश भी है कि अगर कहीं बीमारी की कोई ऐसी संभावना दिखती है तो उसे निसंदेह छुपाया न जाए, उसको बता दिया जाए, ताकि हम बेहतर तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकें और किसान भाइयों को बेहतर उपचार दे सकें ताकि उनके पशुधन की हानि ना हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। गाय को लेकर राजनीति कितनी ही कर लीजिए आप, लेकिन अगर बात करें ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के हिसाब से भी और मौजूदा दौर में भी गाय की एक अलग अहमियत है, किसानों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, दूध के हिसाब से भी और हर लिहाज से। सिर्फ ये सरकार की, ये सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शायद सामाजिक तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि गाय की सुरक्षा के लिए हम उठ खड़े हों और कम से कम लंपी स्किन डिजीज जैसी चीजों के लिए न सिर्फ जागरूकता बल्कि इसके प्रिकॉशंस को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल ये तमाम वो खबरें हैं जो आपसे जुड़ी हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन खबरों से आगाह करें जो आपके आसपास तो रहती हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। कई बार आप खर्च करके, पैसा देकर जो अखबार खरीदते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा विज्ञापनों से भरा होता है, लेकिन आपको खबरें उसमें ढूंढनी पड़ती हैं। हमारी कोशिश है जो खबरें छूट जाएं या जो खबरें सीधे आपसे जुड़ी हैं और उनकी गहराई तक जाकर हम कोशिश करते हैं आप तक उनको पहुंचाने की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज और मजबूत हो सके। और हाँ,
अगर कोई खबर आपके आसपास ऐसी है, आपके पास कोई वीडियो है, आप उसको हमें भेज सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से आप हमको जानकारी दें। हम कोशिश करेंगे कि उसको संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करें और सोशल प्लेटफॉर्म पर उसको दिखाएं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद फारिद को इजाजत दें। जय हिंद।